बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, सो बेटे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है, दैट इज द पिट्यूटरी डिजीज। पेज नंबर इज 215। आपकी ऑब्वियसली बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। पिट्यूटरी डिजीज पेज नंबर इज 215। ओके जी, सो पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे आपको पता है दैट इज वन ऑफ द प्राइमरी साइट्स इन टर्म्स ऑफ हार्मोन्स, यानी हार्मोन कंट्रोल करने का एक सेंटर है बॉडी में, आप इसको ये भी कह सकते हो। जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के साथ प्रॉब्लम है वो कंजेनिटल भी हो सकता है, यानी बाय बर्थ भी हो सकता है, और वो एक्वायर्ड भी हो सकता है, यानी लेटर ऑन लाइफ में भी वो प्रॉब्लम डेवलप हो सकता है। वो प्रॉब्लम दो तरह के होते हैं जनरली। एक ये है कि या तो वो प्रॉब्लम होता है किसी पिट्यूटरी मैस की वजह से, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कोई मैस प्रेजेंट होता है, या फिर जो पिट्यूटरी टिश्यू है या तो उसकी कंप्लीट एब्सेंस या फिर उसकी रिडक्शन होती है। ठीक है, तो इन दो वजहों से, यानी एक तो या तो कोई पिट्यूटरी मैस हो सकता है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, या फिर पिट्यूटरी टिश्यू जो है उसकी एब्सेंस या उसकी रिडक्शन हो सकती है। ठीक है, मैसेज अगर हो या मैस हो तो वो जनरली ग्लैंड के अंदर से ही अराइज कर रहा होता है। ठीक है, जैसे बिनाइन पिट्यूटरी एडिनोमा की अगर हम बात करें, यानी एडिनोमा है पिट्यूटरी ग्लैंड का, बिनाइन होता है नेचर वाइज। अगर हम उसकी बात करें तो वो ग्लैंड के अंदर से ही अराइज हो रहा होता है। ठीक है, या फिर समटाइम्स ये होता है कि वो ग्लैंड को इन्फिल्ट्रेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेटास्टेसिस के केसेस में होता है। ठीक है, मेटास्टेसिस जब होता है तो फिर ग्लैंड की इन्फिल्ट्रेशन हो रही होती है। ठीक है, अच्छा, जो साइज है मैसेज का, दैट कुड बी एज स्मॉल एज 1 mm टू वेरिंग साइजेस। ठीक है, बड़े साइज के भी हो सकते हैं। ठीक है, जो पिट्यूटरी डिजीज के पेशेंट्स होते हैं जनरली उनके अंदर 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं वो हमें नजर आते हैं। उनको हम स्पेसिफिकली ऐसे पेशेंट्स के अंदर देख सकते हैं। और वो 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कौन से होते हैं? सबसे पहला, these patients are with a mass effect causing headache, cranial nerve palsy और visual field effect। अच्छा, पहला तो ये होता है कि अगर ऐसे पेशेंट्स में पिट्यूटरी मैस है, मैस इफेक्ट का मतलब है कि ऑब्वियसली बेटे एक एडिशनल मैस है पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड आपको पता है ब्रेन के अंदर होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर एक एडिशनल मैस है जो वहां पे नेचुरली नहीं होता, जो नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियसली वो जैसे जैसे ग्रो करेगा तो उनको हेडेक का प्रॉब्लम हो सकता है, क्रेनियल नर्व पाल्सी हो सकती है। क्रेनियल नर्व क्या होती है? क्रेनियल नर्व्स आर पेयर ऑफ नर्व्स जो आपके ब्रेन को हेड से, स्पाइनल कॉर्ड से, नेक के साथ कनेक्ट कर रही होती है। ठीक है, हेड, नेक और ट्रंक के साथ बेसिकली कनेक्ट कर रही होती है। ठीक है, पाल्सी हम कहते हैं कैसी कंडीशन को जिसके अंदर पैरालिसिस हो रहा होता है, जो नॉर्मली वीकनेस की वजह से होता है। ठीक है, तो ये हो सकता है। इसके अलावा फिर ये है कि विजुअल फील्ड डिफेक्ट हो सकता है, यानी आईज का जब हम टेस्ट करते हैं उसके अंदर पार्शियल लॉस जो है विजन का वो हमें नजर आ रहा है। ठीक है, लेजन की वजह से। फिर सेकेंडली ये है कि ऐसे पेशेंट्स के अंदर हार्मोनल एक्सेस होती है। उस हार्मोनल एक्सेस की वजह से प्रोलैक्टिनोमा हो सकता है उनको। प्रोलैक्टिनोमा हम कहते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड के नॉन कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोलैक्टिनोमा। पिट्यूटरी ग्लैंड के जो नॉन कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं उनको हम कहते हैं
प्रोलैक्टिन होगा, ठीक है। फिर इसी तरह से कुशन सिंड्रोम हो सकता है, वो भी हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। एक्रोमेगली कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड थ्रायोट्रोपिनोमा, थ्रायोट्रोपिनोमा जो बेसिकली है हमारी टर्म, उसको हम यूज करते हैं एक ऐसी कंडीशन के लिए जहाँ पे हमारे पास जो पिट्यूटरी ट्यूमर है वो एक पर्टिकुलर हार्मोन जो TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उसको जो एक्सेस अमाउंट है वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर थर्डली ऐसे पेशेंट्स के अंदर कुछ हार्मोन्स की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। एंड लास्ट समटाइम्स ये होता है कि ऐसे पेशेंट्स की जो फाइंडिंग्स हैं वो जब हम कोई भी इमेजिंग टेक्निक है MRI या CT स्कैन कर रहे होते हैं तो वो इंसिडेंटली होती हैं, मींस के हम वो इन्वेस्टिगेट एक्चुअली उस कॉज को नहीं कर रहे होते, बट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ समथिंग एल्स वो हमारे सामने अपीयर होता है, ठीक है। पेज नंबर 216 पे एक केस स्टडी दी हुई है, उसको हम डिस्कस करेंगे। केस 5, हेडेक्स एंड चेंज इन फेशियल अपीयरेंस। सो हमारे पास एक पेशेंट है जिसका नाम जेफ है, वो इज 55 इयर्स ओल्ड और वो ऑर्थोपेडिक क्लिनिक के अंदर प्रेजेंट हुआ है विद टिंगलिंग इन हिज फिंगर्स, ठीक है। और सर्जन ने ये नोटिस किया है कि उसके हैंड्स फ्लैशी हैं और उसकी जो टंग है वो एनलार्ज्ड है, ठीक है। और सर्जन को ये डाउट है कि मे बी इस पेशेंट को जेफ को एक्रोमेगली है। जो इनिशियल इंटरप्रिटेशन है, जो डायग्नोसिस का नॉर्मली डायग्नोसिस होता है एक्रोमेगली का, वो नॉर्मली स्पॉट डायग्नोसिस होती है, ठीक है। स्पॉट डायग्नोसिस हम ऐसी कंडीशन को कहते हैं जिसके अंदर हम बेसिकली अनकॉन्शियस रिकग्निशन कर रहे होते हैं एक नॉन वर्बल पैटर्न की, ठीक है। जैसे एक्ने की अगर हम स्किन के हवाले से बात करें तो हम कह सकते हैं कि दैट इज अ स्पॉट डायग्नोसिस, ठीक है। अच्छा हाँ, इसके अंदर ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो एक नया फिजिशियन पेशेंट को, एक्रोमेगली के पेशेंट को फर्स्ट टाइम देखता है या मिलता है उससे, वो ज़्यादा चांस है कि उसको वो डायग्नोस एक्रोमेगली को कर सके कंपेयर टू पेशेंट का जो रेगुलर फिजिशियन है, ठीक है। क्योंकि वो जो सटल चेंजेस हो रही हैं उसकी बॉडी में ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वो वाला फिजिशियन उसको मिस कर सकता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। अच्छा, टिंगलिंग जो है जेफ की फिंगर्स में वो मे बी कार्पल टनल सिंड्रोम की तरफ इंडिकेट कर रही हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम शायद मैंने किसी लेक्चर में बताया था, इसको हम मीडियन नर्व कंप्रेशन भी कहते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा टिंगलिंग, नमनेस, वीकनेस हैंड्स के अंदर होती है, और ये इस वजह से होता है कि हमारा जो मीडियन नर्व होती है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा हो, ठीक है। मीडियन नर्व वो वाली होती है जो हमारी ये आर्म की लेंथ के साथ रन करती है। अच्छा जी, और क्या है जनाब? फर्दर हिस्ट्री, जब फर्दर हिस्ट्री उससे ली है तो जेफ साहब ने अपनी हेडेक्स के बारे में बताया कि जनाब उनको हेडेक्स होती हैं कंटिन्यूसली, और उनका जो शू साइज है वो बढ़ गया है 9 to 11 कुछ पिछले कुछ सालों में, और अपनी वो वेडिंग रिंग नहीं पहन सकते बिकॉज वो बहुत ज़्यादा टाइट होती है। अच्छा, कितना इंटरेस्टिंग पार्ट है कि अब हम नेचुरली जब हम बात करते हैं मेडिकल हिस्ट्री लेने की, तो नॉर्मली हमें लगता है कि ओके हेडेक हो गया, नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया, ये सारी जी मेडिकल हिस्ट्री के अंदर चीज़ें आती हैं।
लेकिन जो जैसे अब ये वेडिंग रिंग की बात है, अब जब हम पेशेंट को थोड़ा सा प्रोब करते हैं तो इस तरह की जो चीजें हैं वो भी बड़ा ज्यादा हमें हेल्प कर रही होती हैं डायग्नोसिस बनाने में, चीजों को आइडेंटिफाई, कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने में। अब ये नहीं, अगर उसको वेडिंग रिंग फिट नहीं आ रही तो दैट मीन्स कि कोई एनलार्जमेंट हो रही है उसके अंदर, या मे बी कोई स्वेलिंग हो रही है किसी चीज, ठीक है। तो ये चीजें भी, या शू साइज, अब कोई बंदा सोचे कि ओके मेडिकल हिस्ट्री के अंदर शू साइज का क्या लेना देना है, शू साइज बढ़ गया या छोटा हो गया, बट each and every thing has got its own implications when it comes to taking medical history, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा ये है कि जेफ ने डेंटिस्ट को रेगुलर विजिट्स किए हैं, क्योंकि उसके जो 2 फॉल्स टीथ थे वो लूज हो गए थे। फॉल्स टीथ का मतलब है वो जो डेंचर्स हम लगवाते हैं, उसको हम फॉल्स टीथ भी कहते हैं, ठीक है। मिसिंग टीथ जब हमारे एक्चुअल टीथ जब टूट जाते हैं तो हाँ, इसके अलावा ये है कि उसके जो दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि जी तुम्हारे ड्राइविंग लाइसेंस पे जो पिक्चर है वो तो तुम्हारी आपकी अपीयरेंस से बिल्कुल मैच नहीं होती। अब तो तुम्हारा नोज जो है वो बहुत बड़ा लगता है और आईब्रोज बहुत प्रोमिनेंट लगती हैं, हालांकि ड्राइविंग लाइसेंस की जो पिक्चर है जो मे भी दायरा 2-3-4 साल पुरानी होगी, उसमें तो तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा कोमॉर्बिडिटीज की अगर बात करें तो उसको डायबिटीज और उसको हाइपरटेंशन है, जो जिसके लिए वो रेमिप्रिल लेता है। 5 इयर्स पहले ये दोनों कंडीशन उसको डायग्नोज हुई थी। रेमिप्रिल एक मेडिकेशन है जो हम हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए लेते हैं, हाइपरटेंशन के, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एग्जामिनेशन जब हमने उसकी की तो पता चला कि जेफ को टिपिकल फीचर्स हैं एक्रोमेगली के, उसके लार्ज फीट हैं, हेडेक्स हैं, उसके पेरेंट्स चेंज हुई है। फिर ये है कि वो हाइपरटेंसिव है, नंबर 2 पे उसका ब्लड प्रेशर 160/90 है। कन्फ्रंटेशन टेस्ट से हमें पता चला कि विजुअल फील्ड डिफेक्ट उसको कोई नहीं है। कन्फ्रंटेशन टेस्ट यानी हम पेशेंट को कहते हैं कि डायरेक्टली आपके आईज के अंदर देखें और उसके अंदर फिर हम उसकी विजुअल एबिलिटी जो है वो उसको हम चेक करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कितनी फिंगर्स हैं, 3 हैं या 4 हैं या जो भी है, उस तरह से। अच्छा जी, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें तो जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्रोमेगली बेसिकली एक स्पॉट डायग्नोसिस होता है। सो पेशेंट का जो ऐसे पेशेंट्स जो एक्रोमेगली के साथ साथ और कंडीशंस के साथ भी प्रेजेंट हो, जैसे इस केस में है, तो उन कंडीशंस को इवैल्यूएट करना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है और फिर अकॉर्डिंगली हम टेस्ट को भी अरेंज कर सकते हैं सो दैट बायोकेमिकली हम इस कंडीशन को कंफर्म कर सकें। इन्वेस्टिगेशंस की अगर हम बात करें तो उसके जो पेशेंट के ग्रोथ हार्मोन कंसंट्रेशन है, वो जब हमने ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया तो वो सप्रेस नहीं आए। सीरम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर इंक्रीज आया है उसका, यानी ब्लड लेके जब हमने आईजीएफ उसका चेक किया तो वो इंक्रीज है। आईजीएफ-1 क्या होता है? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, ये एक हार्मोन होता है जो एनाबॉलिक हार्मोन होता है, यानी बेसिकली हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, बच्चों के अंदर भी, चाइल्डहुड ग्रोथ के अंदर भी, एडल्ट्स में भी इसके एनाबॉलिक इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली हमारा कॉमन सेंस भी बता रहा है कि एक्रोमेगली हम सस्पेक्ट करें, एक्रोमेगली जिसमें चीजें लिम्स और टंग और शू साइज और ये चीजें लार्ज हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि ओके डेफिनेटली जो ऐसा हार्मोन है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो एनाबॉलिक इफेक्ट हैं जिसके, तो वो डेफिनेटली ज्यादा होगा। HbA1c जब हमने उसका किया तो माइल्ड सा उसका इंक्रीज है। सीरम कैल्शियम नॉर्मल रेंज में है, लेकिन जरा अपर साइड के ऊपर MRI से हमें पता चला है कि 2 सेंटीमीटर का पिट्यूटरी लेजन है, यानी मैस है पिट्यूटरी ग्लैंड में, कितना बड़ा है? 2 सेंटीमीटर। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो हमने उसका जो बायोकेमिकल रिजल्ट से जो कंफर्म किया है दैट इज एक्रोमेगली, और साथ में पिट्यूटरी ग्लैंड में जो लेजन है उससे भी कंफर्म हो गया है एक्रोमेगली। ट्यूमर को हमने उसका रिमूव करना है सर्जिकली, हाइपोफिजेक्टमी से। हाइपोफिजेक्टमी बेसिकली इट इज अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सो दैट हम ट्यूमर्स को, बिनाइन है या मेलिग्नेंट है, उन ट्यूमर्स को हम रिमूव कर सकते हैं। अच्छा,
जब भी हम किसी पेशेंट की पिट्यूटरी सर्जरी करते हैं या जिसको अभी हमने डिस्कस किया हाइपोफिजेक्टमी करते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसको काउंसल करना कि पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। उसके अंदर कॉमन रिस्क जो होते हैं वो इन्फेक्शन हो सकती है पोस्ट सर्जरी, ब्लीडिंग हो सकती है, हाइपोपिट्यूटरिज्म हो सकता है, यानी लो प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड लीक हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो एक इट इज वन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होते हैं, सीएसएफ जिसको हम कहते हैं। फिर हाँ, ये भी बड़ा कॉमन है कि बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव एरिया, पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में लोकेटेड होता है, तो वहाँ पे हमारे पास समटाइम्स ये होता है कि सर्जरी के अंदर वो मैस या वो जो ट्यूमर है वो पूरा रिमूव नहीं होता। तो डिस्पाइट के पेशेंट एक इतनी रिस्की सर्जरी करवाता है which is also quite expensive। बाकी रिस्क तो हेल्थ रिस्क और लाइफ को रिस्क तो है ही है, एक्सपेंसिव भी बहुत है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। पिट्यूटरी ग्लैंड की सर्जरीज could take up to 10-12 hours। तो उसके बाद भी समटाइम्स वो मैस पूरा रिमूव नहीं होता, तो वो अगेन ग्रो कर सकते हैं। फिर जो जरा लेस कॉमन रिस्क हैं उनके अंदर मायोकार्डियल इंफाक्शन समटाइम्स या स्ट्रोक की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर जो बहुत रेयर रिस्क हैं लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं, उनके अंदर इंट्रा क्रेनियल ब्लीडिंग हो सकती है, यानी जो कैरोटिड आर्टरीज हैं ब्रेन के अंदर उनकी ड्यूरिंग सर्जरी वो टच भी हो जाए और वो समटाइम्स पता भी नहीं चलता सर्जन्स को, और उससे वो सीवियर ब्लीडिंग स्टार्ट होके डेथ भी हो सकती है। तो ये सारे के सारे कॉन्सिक्वेंस, सो आई मीन ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड कि किताब में सर्जरी को पढ़ना और सर्जरी को परफॉर्म करना आर टू एक्सट्रीमली डिफरेंट थिंग्स, उनको हम कभी मैच ही नहीं कर सकते। अच्छा जी, ऊपर टेबल 6.1 दिया हुआ है which is quite important, common conditions associated with acromegaly, और वो कॉमन कंडीशन हम जरा देख लेते हैं। सबसे पहले हम हाइपरटेंशन की बात करें तो ऑब्वियसली सोडियम रिटेंशन की वजह से या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी की वजह से, हमने कल डिस्कस किया था सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक क्या होते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो ग्रोथ हार्मोन है दैट कॉजेज इंसुलिन रेजिस्टेंस, उसकी वजह से डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है। ये नहीं है वो वाली कंडीशन हम डिस्कस करें जो एक्रोमेगली के साथ साथ जनरली होती हैं। जैसे इस पेशेंट के अंदर एक्रोमेगली थी तो हमने कहा कि उसको हाइपरटेंशन भी था, हमने देखा जब उसकी हिस्ट्री ली और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री रिकॉर्ड देखा, और हाइपरटेंशन भी था और डायबिटीज मेलाइटिस भी था, ठीक है। इसी तरह स्लीप एप्निया हो सकता है क्योंकि जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं फेरेंक्स के और टंग के वो इसके अंदर इंक्रीज हो जाते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है मीडियन नर्व की कंप्रेशन की वजह से। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, जॉइंट स्पेसेस जो हैं वो एनलार्ज हो जाती हैं, वाइड हो जाती हैं। हेडेक्स हो सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो पिट्यूटरी फॉसा है उसकी ट्यूमर की वजह से इरोजन हो रही होती है, ठीक है। तो वो एक हमारी जो कॉज है हेडेक की, वो पिट्यूटरी फॉसा की इरोजन जो है उसकी वजह से हो सकती है। पिट्यूटरी फॉसा का इट इज बेसिकली क्या कहना चाहिए, इट्स ड्यूरल लाइन स्ट्रक्चर जो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर स्फीनॉइड बोन में होता है, ठीक है, तो उसको पिट्यूटरी फॉसा कहते हैं। फिर जनाब लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारा जो टिश्यू है, जो organ है that becomes enlarged due to growth of due to increase in size of cells, ठीक है। जो हमारा ऑर्गन या टिश्यू है वो उसका साइज बढ़ जाता है क्योंकि जो सेल्स हैं उनका साइज बेसिकली इंक्रीज कर रहा होता है। सो
लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी हो सकती है। फिर इसी तरह से कोलोनिक पोलिप्स और कैंसर्स भी इसके अंदर हो सकते हैं। पोलिप्स एबनॉर्मल ग्रोथ्स होती हैं, टिश्यूज की एबनॉर्मल ग्रोथ्स होती हैं जो which are quite small in size, जैसे मशरूम की वो स्टॉक होती है उस तरह से। पोलिप्स किसी भी एरिया में हो सकते हैं, बट कोलोन के अंदर पोलिप्स सबसे ज्यादा, कोलोन मींस लार्ज इंटेस्टाइन सबसे ज्यादा कॉमन, ठीक है। ज्यादातर जो पोलिप्स होती हैं वो 1/2 इंच वाइड से भी कम होती है, ठीक है। अच्छा जी, और कोलोनिक पोलिप्स या कैंसर जब होते हैं तो वो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो इस तरह के हार्मोन्स हैं उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी वो कॉमन कंडीशन है, यानी हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओस्टियोआर्थराइटिस, सॉरी कार्पल टनल सिंड्रोम, ओस्टियोआर्थराइटिस, हेडेक, पोलिप्स, ये सारी कंडीशन हैं जो मोस्ट प्रोबेबली इनमें से एक या दो या मे बी समटाइम्स दो से भी ज्यादा अगर एक्रोमेगली का पेशेंट होगा तो उसको ये कंडीशंस हो सकती है, ठीक है बेटे। सो इंशाल्लाह यहीं पे आज रुकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, जो हमारा पिट्यूटरी डिजीज का चैप्टर है, और फिर इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।